आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। जैसे कि अगर मान लो कि कोई कंडक्टर हो और ये कंडक्टर जो हो वो किसी पतले शीट के फॉर्म का हो, तो इस पे फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो फील्ड का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हमेशा होगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी E, और E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के शीट के ऊपर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर ऐसे ही दो शीट्स हों तो बीच में फील्ड की वैल्यू हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो, और इधर पे होगी 0 और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी होगी 0। ठीक है, ये दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। कैपेसिटर टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। कैपेसिटर पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के पता होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से बाहर की ओर जाता है और नेगेटिव की ओर जाता है। किसी भी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर एक ही सीट हो, अगर दो सीट्स हो तो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A। इसके बाद जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो होती है, ठीक है, पोटेंशियल किसी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह लाने पर जितना वर्क करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करती है, इसके लिए हम लोग के पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू E इंटू डी। कब? जब यूनिफॉर्म फील्ड हो। ठीक है, जैसे मान लो कि एक प्लेट ले लिए, इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर लिए और इस पॉजिटिवली चार्ज से फील्ड निकली E, और इसके किसी डिस्टेंस D पर फील्ड निकालनी हो, इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी हो, तो इसकी वजह से इसकी फील्ड जो है वो फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 अगर एक और प्लेट है तो। और इसके बीच में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी E इंटू डी। तो V होता है E इंटू डी और E होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ठीक है, तो कैपेसिटर के लिए हम लोग के पास ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या क्या बताया कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, दूसरा पोटेंशियल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब जो हम लोग का टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है पहले इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे देंगे बताना है, इसमें से कहीं ना इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से रिमूव कर रहे होंगे, उसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम हम लोग डेवलप कर सकते हैं उसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट करेंगे। वो डिपेंड करेगा कितना चार्ज दे सकते थे। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना चार्ज हम लोग दे पाते हैं उसी की अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। अब जो चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा अगर चार्ज भेजेंगे तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज कम भेजेंगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो लगाना पड़ता है इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट C इंटू V, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। तो Q इज इक्वल टू CV हो गया, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V। ठीक है, अब क्वेश्चन है इसको यूज़ करके कैपेसिटेंस का डेफिनेशन बताइए। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये सोचना है हम लोग को इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो कैपेसिटेंस जो होगा C जो होगा वो Q के इक्वल्स हो जाएगा जब V इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाए, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल डेफिनेशन हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रेशियो होता है, सिंपल। एक होता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए जितने चार्ज का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उसको उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है,
तो पहला जो फॉर्मूला निकल के आया वो था Q इज इक्वल टू सी वी। इसमें C को ही क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज और कैपेबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या होता है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो टेंडेंसी या कैपेबिलिटी होती है किसी मटेरियल की, उस मटेरियल की कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, उस कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होगा वो किसी मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होगी। अब वो किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो वो चार्ज और पोटेंशियल पे लग रहा है कि डिपेंड करता है, पर एक्चुअली वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। फॉर्मूले के हिसाब से दिख रहा है कि वो Q और V पर डिपेंड करता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। Q और V एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, कैपेसिटेंस Q और V पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है, कैपेसिटेंस जो होगा वो मटेरियल पे डिपेंड करता है और उसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगला है कि इसका ऐसा यूनिट क्या बनाया जाए। तो हम लोग क्या देखेंगे, C इज इक्वल टू हो गया Q बाई V। Q की वैल्यू बोल दिए 1 कूलम, V की वैल्यू बोल दिए 1 वोल्ट। जब वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो भी 1 कूलम पर वोल्ट आ गया। अब ये जो यूनिट आता है इसको हम लोगों ने नाम दिया फैरेड। आगे चल के हम लोग एक फैराडे भी पढ़ेंगे, पर हम लोगों ने एक फैरेड होता है, कन्फ्यूज़न रहता है हमेशा। हम लोगों को अभी कौन सी यूनिट पढ़नी है, फैरेड। तो फैरेड क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता था, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो अगर 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने पर 1 कूलम की वजह से 1 वोल्ट ट्रांसफ़र हो जाए, पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाए, तो उसको 1 फैरेड कह देंगे। पर जब हम लोग चेक किए तो अर्थ जैसे बड़े स्फीयर, मतलब कितना है, 6400 किलोमीटर, इतने बड़े स्फीयर का भी अगर मैं निकालता हूँ कैपेसिटी, अगर इतना बड़ा कोई मेटल का टुकड़ा होता तो उसका कैपेसिटेंस भी माइक्रो फैरेड में नापा जाता है। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो हम लोग के पास जितने भी आसपास में चीज़ें होंगी, प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो 1 फैरेड बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई। तो फैरेड जो है उसको यूज़ नहीं कर पाते हम लोग, कॉमर्शियली जो यूज़ करते हैं उसको बोलेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, कॉमर्शियल यूनिट होती है माइक्रो फैरेड। और माइक्रो फैरेड क्या होता है, 10⁻⁻⁶ फैरेड। इसके अलावा नैनो फैरेड भी यूज़ हो सकता है, 10⁻⁹। पीको फैरेड यूज़ कर सकते हैं, 10⁻12। ठीक है, पीको स्मॉल पी, पीको फैरेड कैपिटल F, इसको बोलेंगे 10⁻12 फैरेड। एक फैरेड जो यूनिट होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जनरली पीको फैरेड, माइक्रो फैरेड यूज़ होता है। अब जितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, या तो स्केलर होंगी या तो वेक्टर होंगी। चार्ज स्केलर, पोटेंशियल वेक्टर, तो सी भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C और इज इक्वल टू Q/V। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेसिक अरेंजमेंट्स देखेंगे और उनकी कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा स्फेरिकल बॉल होता है जिसका रेडियस R है। अब क्वेश्चन है, इस स्फेरिकल बॉल का कैपेसिटेंस कितना होगा जिसका रेडियस R है। ठीक है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज दिया हुआ है ऐसा। तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। मान लो पूरे सरफेस पे चार्ज दे दिए Q, सिर्फ निकालना पड़ेगा V। V बड़ा सिंपल होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। R जहाँ पर उसका रेडियस हो गया स्फीयर का। ठीक है, और जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो C की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी। तो C इज इक्वल टू क्या निकलेगा, Q/4πε0 r²। Q से Q कैंसिल हो गया, 4πε0 r²। तो कैपेसिटेंस C की जो वैल्यू निकली वो क्या निकल गई, 4πε0 r²। ठीक है, तो किसी भी स्फेरिकल बॉल की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 r², जहाँ पर r उसका रेडियस है। इस पूरे फॉर्मूले में ना ही Q दिख रहा है ना ही V दिख रहा है, इसका मतलब है कैपेसिटेंस किसी भी मटेरियल का Q और V पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होता है Q और V पे। और इस पूरे फॉर्मूले में देखो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, सिर्फ बचा R। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसके खुद के ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट पे। अगर छोटा स्फीयर लोगे तो कैपेसिटेंस कम होगी, बड़ा स्फीयर लेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, इसका अगर रेडियस R है, इसका कैपिटल R है, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कम, इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या देखते हैं, ये ε0 जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री
स्पेस है। अगर मान लो पूरा किसी मीडियम होता, इसकी पूरी जगह पर कोई मीडियम भरा होता, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के बदले लगाते एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन के कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब निकलता है कि जैसे कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे मीडियम के आते ही कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो कैपेसिटेंस जो होगा वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, और जैसे ही कोई मीडियम आएगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, उसी मीडियम के अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। अब हम लोग सोचते हैं कि कैपेसिटर को अगर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। दो क्वेश्चन हम लोग के पास है, कैपेसिटर को क्यों बनाएं या कैपेसिटर जो होता है उसको कैसे बनाएं, दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जैसे मान लो सबके घर में पंखा होगा, ठीक है, पंखे के ऊपर पे अगर देखोगे छोटा सा डब्बा लगा रहता है ऐसा, ठीक है, उस डब्बे पर एक सिलेंडर लगा रहता है ऐसा, जिस पे दो तार निकले रहते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो सिंपल से एक डिवाइस दिख रहा है पंखे के ऊपर जो लगा होता है, इसी को कैपेसिटर कहते हैं, बेसिकली यही कैपेसिटर होता है, ये सब देखे होंगे, ठीक है। तो जो कैपेसिटर वो पंखे पे क्यों लगाया हुआ है, देखना कभी कभार क्या होता है कि पंखा काम नहीं कर रहा होता, तो हम लोग क्या करना पड़ता है, डंडा लेकर के पंखे को गोल घुमाना पड़ता है, ठीक है, और पंखा घूमने लगता है, ठीक। उस समय हम लोग बोलते हैं उसका कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर खराब हो गया, ठीक है। तो पंखा में घूमने की क्षमता तो होती है, लेकिन जब तक उसको झटका ना लगे तब तक वो नहीं घूमता। तो अगर हम लोग को कभी एकदम अचानक एनर्जी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कैपेसिटर लगा देते हैं। जैसे फ्लैश लाइट, कैमरा में जो फ्लैश लाइट होता है, ठीक है, उसमें भी क्या लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है। तो जब भी हम लोग को एनर्जी अचानक चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर जो होगा उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर किया है, सेम कारण की वजह से पंखा में भी यूज़ होता है, ठीक है। यही पंखे को पुश करने का काम करता है, और एक बार पंखा घूमना स्टार्ट करता है तो उसका काम खत्म हो जाता है। तो कैपेसिटर क्या होगा, इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके फॉर्म पे स्टोर की जाती है, चार्ज के फॉर्म पे स्टोर होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है कि कैपेसिटर का कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो मान लो कि मेरे पास कोई ऐसा स्फीयर होता, इस स्फीयर के पास कैसा चार्ज हो गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अब इस स्फीयर के पास एक अनचार्ज स्फीयर लेकर के आया, तो क्या होगा सोचो। जब किसी अनचार्ज स्फीयर को इसके पास लेकर के आएंगे तो यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर मान लो V जो था किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर चेक करता हो, तो पहले अगर ये नहीं था तो पोटेंशियल की वैल्यू से पॉजिटिव की वजह से थी। अब जब नेगेटिव चार्ज आया तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव की वजह से भी हो जाएगी। तो दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस की जो होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सिंपल ऐड कर देंगे तो एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर से जोड़ेंगे तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर फॉर्मूला देखें तो C का फॉर्मूला होता है Q/V। अगर V कम हुआ है इसका मतलब C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ाया जा सकता है अगर उसके पास कोई भी एक अनचार्ज स्फीयर ला करके छोड़ दिया जाए। अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि इसमें से सिर्फ एक ही चार्ज बचे, पॉजिटिव चार्ज में से रिमूव कर दें, तो हम लोग इसको अर्थन कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इसी में कनेक्ट कर दो तो पूरा पॉजिटिव चार्ज इसी में चला जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैपेसिटी जो होगी उसको बढ़ाया जा सकता है, क्या करके, उसके पास में एक अनचार्ज कंडक्टर को उसके बगल में बस रख देने पर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है। फॉर्मूले में देखते हैं तो V नीचे है, और पोटेंशियल की वैल्यू कम होने की वजह से C की वैल्यू क्या हो जाती है, पूरे सिस्टम की C की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो होगा वो V को कम करने पर बढ़ जाता है, पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस। अगर इस स्फीयर की बात करूँगा तो इसकी कैपेसिटी इस Q और V पर डिपेंड नहीं करती, पर पूरे सिस्टम की वैल्यू जो होगी वो इस Q और V पर डिपेंड करती है, क्योंकि दो अलग अलग स्फीयर हैं और पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है तो C की वैल्यू चेंज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, बन जाएगा यहाँ पर। तो हम लोगों ने इससे हिसाब से बनाया पहला कैपेसिटर, वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या करेंगे, ऐसे दो प्लेट्स लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। एक प्लेट ऐसी होगी, दूसरी प्लेट ऐसी होगी, और एक प्लेट को क्या कर देंगे, अर्थन कर देंगे। जैसे अर्थन करेंगे ये वाला जो प्लेट होगा इसको कनेक्ट कर देंगे, इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया मान लो, और इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। इसकी वजह से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बीच पे। V की वैल्यू कम होने की वजह से बीच पे जो होगा चार्ज स्टोर करने की टेंडेंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग के पास प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यहीं से प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर निकल करके आएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या बोलता है कि अगर एक चार्ज कंडक्टर के पास एक अर्थन कंडक्टर को सिंपली प्लेस कर दिया जाए तो पूरे सिस्टम की कैपेसिटेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर।
अब हम लोग सबसे सिंपल कैपेसिटर, जिसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस के फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है उसका, उसके डेरिवेशन में सिर्फ हम लोग यूज़ करेंगे, एक हम लोग को चाहिए होगा सी की वैल्यू क्या, सी चाहिए होगा, सी की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन वी, सिर्फ वी निकालना। पूरे डेरिवेशन जितने भी डेरिवेशंस पढ़ेंगे उसमें सब में वी के पीछे पड़े रहेंगे, वी निकलते ही कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल जाएगी। तो मान लो कि ऐसा कोई पैरेलल प्लेट हो गया, तो ऐसे प्लेट हो गया, ठीक है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है ऐसा, और उसी के पास दूसरा वाला जो प्लेट होगा उस पर कैसा चार्ज डेवलप कर डाले हम लोग, नेगेटिव। मीन्स कैसा भी हो सकता है चार्ज कैसे डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, पर चार्ज दोनों में अलग अलग होना चाहिए। तो इस और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लो डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो फील्ड हो गया ई। अब सोचते हैं हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है, दो प्लेट्स हों, उनके बीच में यहाँ पर फील्ड होता है ज़ीरो, यहाँ पर फील्ड होता है ज़ीरो, इन दोनों के बीच में फील्ड हो गया ज़ीरो, तो बीच में जो फील्ड होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, बता चुका हूँ पहले भी। तो फील्ड ई की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। फील्ड निकालने के बाद हम लोग जानते हैं कि v जो होता है वो होता है E इंटू डी, सिग्मा जो होगा वो होता है Q अपॉन ए। इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट करना, ठीक है। तो क्या निकलेगा बताना, v इज इक्वल्स टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। अब कैपेसिटेंस निकालना था, कैपेसिटेंस के लिए सिर्फ v चाहिए होता है, अगर v निकाल चुके हैं तो कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है, ठीक है। पुट कर दो फॉर्मूले में बस। तो c का वैल्यू क्या निकलेगा बताओ, c निकलेगा q अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो से एप्सिलॉन जीरो कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू निकल जाएगी ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी, ठीक है। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर से वही कहानी समझ में आ रही है कि कैपेसिटेंस जो है उस पूरे की वो v पे डिपेंड नहीं कर रही, q पे डिपेंड नहीं कर रही, वो सिर्फ एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड कर रही, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड कर रही, और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, उन दोनों के बीच का मीडियम यानी कि माध्यम है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मीडियम डाल दें एप्सिलॉन, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन जीरो के बदले मेरे को यूज़ करना पड़ेगा एप्सिलॉन, तो फॉर्मूला आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम ए एप्सिलॉन अपॉन डी। एप्सिलॉन जो होता है वो होता है के इंटू एप्सिलॉन जीरो, तो ये हो जाएगा के एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी इंटू के। तो हम लोग क्या देखें, कैपेसिटेंस की वैल्यू के टाइम्स बढ़ गई। जैसे मीडियम डालते हैं तो मीडियम डालने पर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए जनरली हम लोग इसके बीच में वैक्यूम ना रख करके इसके बीच में क्या डाल देते हैं, कोई मीडियम डाल देते हैं, और मीडियम डालने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग जनरली यूज़ करते हैं माइका, ठीक है। माइका को इंट्रोड्यूस करने की वजह से कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाइए जब इसके बीच में कोई मेटल का प्लेट इंसर्ट कर दो, ठीक है। कैपेसिटेंस निकालना है जब इसके बीच में क्या इंसर्ट कर दिया, मेटल का प्लेट इंसर्ट कर दिया। इधर पे पूरा पॉजिटिव चार्ज जैसे पिछले बार था, यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। इतने पूरे के बीच की दूरी जो है वो है d, और इसकी थिकनेस है मान लो t, ठीक है। प्लेट की थिकनेस कितनी हो गई, t। हम लोग जानते हैं मेटल के अंदर फील्ड की वैल्यू होती है ज़ीरो। तो फील्ड कहाँ पर लग रहा है, ये पूरा d डिस्टेंस था, फील्ड सिर्फ खाली वाले जगह पे लग रहा है, पूरे डिस्टेंस d था, ये थिकनेस t थी। तो फील्ड E जो लग रहा था E ज़ीरो, वो किस भाग पे लग रहा है, वो लग रहा है सिर्फ d माइनस टी भाग पर। तो अगर फॉर्मूला देखो, ठीक है, तो E का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। V का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी, क्योंकि यहाँ पर T थिकनेस पर नहीं लग रहा है इसलिए E इंटू डी माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। और तो V की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ऐसा करने पे V निकल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी। V की वैल्यू हो जाएगी, होता है Q अपॉन ए
एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी। याद होगा, बता रहा हूँ डेरिवेशन कैसे करना है। डेरिवेशन में किस चीज़ को ध्यान रखना है हम लोग को, कि जैसे ही v आया इसको q से डिवाइड कर दो तो c मिल जाएगा, तो c इज इक्वल टू मिलेगा q अपॉन v। इसका मतलब क्या हो जाएगा, q अपॉन a एप्सिलॉन 0 d माइनस टी। q से q कैंसिल आउट हो गया, ये घूम करके ऊपर आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी a एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस टी। इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा हो गया। डिनोमिनेटर छोटा होने का मतलब क्या होगा कि ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगी, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अगर मान लो इस कैपेसिटेंस का नाम देता हूँ C0 और इसका नाम देते हैं C डैश, तो C डैश की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी C0 से। तो फिर से वही कंक्लूज़न निकलता है कि बीच में जैसे ही कोई मीडियम डालेंगे तो कैपेसिटेंस की ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो दो कंक्लूज़न निकल कर के आए। पहला, जब सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो। दूसरा, जब उसके बीच में कोई मेटल का प्लेट लगा हो। जब सिंपल कैपेसिटर होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। अगर कोई मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होगी वो एप्सिलॉन 0 की जगह पे एप्सिलॉन यूज़ करना पड़ेगा। और अगर कोई मेटल का प्लेट होगा तो जहाँ तक मेटल का प्लेट लगा होगा वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। तो फील्ड कहाँ पर लग रहा है, ये पूरा D है और ये T है, तो कहाँ पर लगेगा फील्ड, सिर्फ D माइनस टी भाग पे लगेगा। तो फील्ड की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, A एप्सिलॉन 0, जैसे यहाँ पर था A एप्सिलॉन 0। इसके डिनोमिनेटर में D था, इसके डिनोमिनेटर में D माइनस टी आ जाएगा। चूँकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया इसलिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है दो और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। उसमें से जो पहला है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, और दूसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। एनसीईआरटी कोर्स की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में स्फेरिकल कैपेसिटर को हटा चुका है, ठीक है, पर ये एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है इसलिए इसको करना पड़ेगा। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन नहीं करना है, इसका सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन नहीं करेंगे कि इसके अंदर कैसे कैपेसिटी निकालते हैं, सिर्फ उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मान लो कि कोई ऐसे स्फेरिकल कंडक्टर है, क्या लिया इसको कंडक्टर, इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया ऐसा। पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज देते ही हम लोग क्या देखेंगे, इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती, हम लोग को एक कंडक्टर और चाहिए। एक कंडक्टर और लिया इसके ऊपर ऐसा, ठीक है। इसका रेडियस है A और इसका रेडियस है B। अब दो ऐसे कंडक्टर हो गए। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके अंदर वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और बाहर वाले फेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग कर दें तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक फील्ड डेवलप हो जाएगी। फील्ड डेवलप होने के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है। हम लोग को निकालना है कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो हम लोग क्या देखेंगे, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है। इस पे चार्ज है मान लो Q, तो इस पे चार्ज उतना ही लेकिन नेगेटिव में माइनस Q होगा। इंडक्शन यही कहता है, ठीक है, क्योंकि मेटल है। नॉन मेटल के केस में अलग अलग वैल्यू होती है दोनों चार्ज की, पर चूंकि दोनों के दोनों गुड कंडक्टर हैं, मेटल्स हैं, इसलिए इस पे चार्ज प्लस Q तो उतना ही चार्ज माइनस Q। तो पोटेंशियल V की वैल्यू क्या होगी इसकी वजह से इस स्फीयर के सरफेस पे, वो हो जाएगा 4/1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर चार्ज Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A, इसको बोल दिया A की वजह से। B की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, VB, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन B। अभी चार्ज नेगेटिव है तो V की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो टोटल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी बोल दो तो वो हो जाएगा V इज इक्वल टू क्या हो, दोनों को ऐड कर देंगे सिंपली, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q कॉमन हो गया, 1/A माइनस 1/B। और जैसे ही V निकल जाता है, कैपेसिटेंस निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्या करेंगे, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V कर देंगे। हर बार क्या ढूंढते हैं हम लोग, V ढूंढते हैं और V मिलते हैं, दोनों को डिवाइड करने पे आंसर आ जाता है। तो इससे क्या निकल जाएगा, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1/A माइनस 1/B। Q से Q कैंसिल हो गया, ये अरेंज करने पर क्या आ जाएगा, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर AB एलसीएम लेने पर अपॉन B माइनस A, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल गई, ठीक है।
किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। ये NCERT प्रॉब्लम है। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का NCERT न्यूमेरिकल है, उसमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू 2πε0 L अपॉन Ln, ये नेचुरल लॉग है, B/A। ठीक है, ये किसका है, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। ऐसा कोई सिलेंडर है, इसके बाहर पे एक और सिलेंडर बना देंगे हम लोग, तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू 2πε0 L, जहाँ पर L इस कैपेसिटी लेंथ हो जाएगी, A अंदर वाले का रेडियस और B बाहर वाले का रेडियस। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, जैसे एक कैपेसिटर हो गया ऐसा, दूसरा कैपेसिटर हो गया ऐसा, तीसरा कैपेसिटर, ऐसे 3 अलग अलग कैपेसिटर हो गए और तीनों को एक ही सोर्स से कनेक्ट कर दिया हम लोग। ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो क्वेश्चन है कि तीनों को जोड़ने के बाद जो टोटल कैपेसिटेंस होगा या इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर वोल्टेज V है। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज V है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल V है और यहाँ पर 0, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाए, 0। ठीक है, अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि इस पूरे तार में कहीं पर रेजिस्टेंस नहीं है, पर एक्चुअली इस तार पर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये पूरी कहानी चल रही होती है जब हम लोग किस पे मानते हैं, कैपेसिटर को स्टेडी स्टेट में। देखेंगे स्टेडी स्टेट क्या होता है, पर बाद में बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल में सिर्फ कॉम्बिनेशन देखते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए पहला कंडीशन क्या है कि जो कैपेसिटर का जो सिस्टम रखा हुआ है वो किस स्टेट में, स्टेडी स्टेट में है। यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल V जाएगा, यहाँ पर 0 तो यहाँ पोटेंशियल 0 जाएगा। अब इन तीनों के बीच में, ये तीनों V और 0 पोटेंशियल के बीच में है, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा। ये मान लो V1 है, ये V2 है और ये V3 है। और तीनों पोटेंशियल को, मतलब V1 को, V2 को और V3 को जोड़ने पर कैपेसिटेंस की वैल्यू V हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्लेट्स थे पैरेलल, इस V1 और C1 की वजह से यहाँ पर चार्ज डेवलप होगा, प्लस Q उतना ही माइनस Q यहाँ, यहाँ प्लस Q उतना ही माइनस Q यहाँ, प्लस Q यहाँ और उतने ही माइनस Q यहाँ पर। तो टोटल चार्ज तीनों कैपेसिटर में सेम है, मतलब C1 का चार्ज भी Q1 है, Q है, C2 का चार्ज भी Q है और C3 का चार्ज भी कितना है, Q है। मतलब तीनों कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू सेम है। हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C। V1 क्या हो जाएगा, Q/C1। V2 क्या हो जाएगा, Q/C2। ठीक है, ऐसे V3 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, Q/C3। अगर टोटल कैपेसिटेंस पूछें कितना होगा तो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन V। ये टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, तो हो जाएगा 1/Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 इक्वल्स टू Q/C इक्विवेलेंट। सिंप्लीफाई करने पे मिल जाएगा, Q कैंसिल आउट हो गया, सब में Q है, Q काट दिए तो Q कैंसिल आउट हो जाएगा सब में से, तो बचेगा क्या, बचेगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर तीन कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल को ऐड करने पर C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो मान लो एक कैपेसिटर हो गया, दूसरा कैपेसिटर हो गया, तीसरा कैपेसिटर हो गया, तीनों को एक ही सोर्स से जोड़ दिए, तो ये तीनों को एक ही सोर्स से जोड़ दिए। तो क्वेश्चन है कि टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी बताइए। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 है, इसका पोटेंशियल V है, ये पोटेंशियल V है, मतलब यहाँ होगा V, यहाँ होगा V, यहाँ 0 0, ये V ट्रैवल करता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ V, वैसे यहाँ 0 यहाँ 0। तो इसके बीच का पोटेंशियल क्या है, V, पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, V 0, V माइनस 0, V माइनस 0, V माइनस 0, V। तो सब में V जो है वो सेम है, C जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है वो, तो Q जो होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ से जो चार्ज निकला होगा वो 3 भाग में बट जाएगा। टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 3 भाग में बट गया। जब टोटल चार्ज की बात करेंगे तो Q होता है CV, तो CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, सबका C सेम है। ठीक है,
इसकी वजह से अपने से v कैंसिल आउट करने पे बचेगा c इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला निकलता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकलता है 1C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कैपेसिटेंस के दो फॉर्मूले निकल गए जब कॉम्बिनेशन हम लोग कर रहे होंगे तब। ठीक है, एनर्जी stored in a कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो बेसिक काम था वो एनर्जी को स्टोर करने का था। ठीक है, हम लोगों को कई जगह पे एनर्जी तुरंत चाहिए होती है, उस समय पे हम लोग तुरंत और लेकिन ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो ये कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है क्वेश्चन हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी कि जो वर्क डन होता है इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो किसी यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे जितना वर्क डन होता है उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर पूछें तो वर्क डन कितना होगा, छोटा सा वर्क डन dw बोल दें, ऑन ए स्मॉल चार्ज dq बोल दें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर। तो dw इज इक्वल्स टू v dq। फॉर्मूला होता है q इज इक्वल्स टू cv। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q अपॉन c। पुट कर दो यहाँ पर, तो q अपॉन c dq, ये हो गया dw, छोटा सा वर्क डन। जो टोटल वर्क डन होगा किसी चार्ज पार्टिकल पर वो होगा w, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ q अपॉन c dq। अब वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कहाँ से लेकर के कहाँ तक चार्ज को लेकर के गए हैं। तो मान लो कि हम लोग पहले चार्ज 0 था इनिशियली, और चार्ज की वैल्यू बढ़ा करके हम लोग चार्ज कहाँ तक ले गए, चार्ज की वैल्यू हो गई q तक। तो फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है q dq का। यहाँ पर q का पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन करने पे आएगा q स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, करते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से q स्मॉल q dq अपॉन c। c हो गया बाहर, q का इंटीग्रेशन होता है q स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट की वैल्यू दी हुई है 0 से लेकर के q तक, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/c q स्क्वायर अपॉन 2। इसी को बोल सकते हैं 1/2 q स्क्वायर अपॉन c। इतनी ही एनर्जी जो होगी किसी कैपेसिटर के अंदर स्टोर रहती है। ठीक है, इसको हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को। तो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, हाफ q स्क्वायर अपॉन c, पहला फॉर्मूला। q इज इक्वल टू सी वी पुट कर दोगे तो एक फॉर्मूला निकल जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। q इज इक्वल टू सी वी से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग कि हाफ सी वी स्क्वायर हाफ q स्क्वायर अपॉन c। ठीक है, इस बार पुट कर देंगे v की वैल्यू। तो v क्या होता है, q इज इक्वल टू होता है सी वी, तो v क्या हो जाता है q बाई सी। ठीक है, तो इसी को यूज़ करके हम एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो पुट कर दो c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, q बाई वी। यहाँ पर पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बचेगा हाफ q v। ठीक है, कुल 3 कैपेसिटर के फॉर्मूले बनते हैं अपने पास हाफ q v। एक फॉर्मूला होगा हाफ q स्क्वायर अपॉन c, हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी। ये सब किसके फॉर्मूले हो गए, पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। है शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज। हम लोग क्या किए कि ऐसे 2 कैपेसिटर ले लिए, एक था C1, एक और कैपेसिटर लिए, एक था C2, दोनों को फुली चार्ज कर लिया, इसको भी फुली चार्ज कर लिया। इसकी वजह से इस पे जो चार्ज आया वो था Q1, इस पे चार्ज हो गया Q2, इसका वोल्टेज हो गया V1, इसका वोल्टेज हो गया V2। ऐसे समझ सकते हो, ऐसे 2 टंकी समझ लो ऐसे पानी के, और दोनों में अलग अलग हाइट तक पानी भर दिया, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा बताओ, पानी बहने लगेगा, एक टंकी से दूसरे का पानी बहता रहेगा, उस समय तक बहेगा जब तक दोनों की हाइट बराबर ना हो जाए। सेम चीज़ यहाँ पर होगी, जब 2 कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ेंगे चार्ज करने के बाद, जब जोड़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, इस पे से चार्ज इसमें या तो इससे चार्ज इसमें जाएगा, डिपेंड करेगा दोनों में से किसका पोटेंशियल हाई है। और उस समय तक होगा जब तक इसमें दोनों की हाइट बराबर हो जाती थी, उस समय तक होगा जब तक इसमें दोनों में पोटेंशियल की वैल्यू बराबर ना हो जाए। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान
जितना चार्ज इसमें था, जितना चार्ज इसमें था, टोटल चार्ज Q हो गया, वो उसकी वैल्यू जो थी Q1 प्लस Q2 होगी। और शेयरिंग के बाद इसका चार्ज है मान लो Q1 डैश, इसका चार्ज है Q2 डैश, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, Q के बराबर ही होगी, क्योंकि चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज कंजर्वेशन लॉ ये कहता है। तो टोटल चार्ज की वैल्यू ओवरऑल सम करने पे कितना आएगा, सेम का सेम आएगा, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है ये कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर पूछें Q, तो Q इज इक्वल टू होता है CV। पहले वाले फॉर्मूले में अगर पुट करें तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और इसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर। तो इसकी एनर्जी कितनी निकलेगी, C1V1 प्लस C2V2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1V प्लस C2V। दोनों में V कॉमन है, C1 C2 बचेगा, साइड चेंज कर देंगे तो V इज इक्वल टू बच जाएगा हम लोग के पास C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी। उस समय तक चार्ज का ट्रांसफ़र होगा जब तक पोटेंशियल की वैल्यू इतनी नहीं हो जाती, और जैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू इतनी हो जाएगी तो चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि चार्ज का ट्रांसफ़र अगर हो रहा है तो इसमें या तो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा या तो गेन हो रहा होगा। जैसे मान लो कि कोई गाड़ी में अगर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस जगह जाने पर हम लोगों के जो पेट्रोल होगा वो खर्च हो जाएगा। तो वही सोचना है, अगर चार्ज का ट्रांसफ़र एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे हो रहा है तो देयर मस्ट बी अ लॉस ऑफ एनर्जी। पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग के कारण लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। तो पहले की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, और शेयरिंग के बाद ये हो गया पहले की एनर्जी U1। शेयरिंग के बाद की एनर्जी हो जाएगी हाफ C1V का स्क्वायर प्लस हाफ C2V का स्क्वायर, ये हो जाएगा U2। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान लॉस ऑफ एनर्जी हुई, और लॉस ऑफ एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा कि पहले की एनर्जी ज़्यादा होगी और बाद की एनर्जी कम, मतलब U1 माइनस U2 कर देंगे, ठीक है। और ये जो निकलेगा वो होगा लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको माइनस करके देखते हैं। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो हाफ दोनों में कॉमन, यहाँ बचेगा C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2V का स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। अच्छा, V की वैल्यू तो निकाल चुके हो, तो कितना आ जाएगा, हाफ C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, और V की वैल्यू कितनी है अपने पास, V की वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर आएगा और यहाँ भी स्क्वायर आएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं हम लोग। इस पूरे को सिंपली सॉल्व करना है। ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, ये स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला कितना आएगा वो सोचना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आता है लास्ट में C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये फाइनल रिजल्ट निकलता है, ये निकलता है डेल्टा U की वैल्यू। अब डेल्टा U की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर C और C1 C2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो कैपेसिटेंस पॉजिटिव। V1 माइनस V2 नेगेटिव हो सकता है लेकिन उसका स्क्वायर करने में वो भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव और C1 प्लस C2 भी पॉजिटिव। मतलब इस पूरे पार्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसे निकलेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है, ठीक है। इस पूरे पार्ट की वैल्यू अगर पॉजिटिव निकल रही है इसका मतलब क्या निकला, देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्लास जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, पूरे कैपेसिटेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। इतने पार्ट को रिवाइज करके रखना है ताकि हम लोग को कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम ना हो। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं थोड़े से एडवांस होने के कारण इस थ्योरी वाले टॉपिक में नहीं पढ़ाया हूँ। जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे उस समय उस सारे टॉपिक्स को हम फिर से क्लियर करेंगे। तो कैपेसिटेंस अभी सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट हुआ, पूरे पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।